चलिए आज शुरू कर जा रहे हैं हम लोग मौलिक अधिकार। ठीक है, टॉपिक 5 है, अध्याय मतलब 5 है, एनसीईआरटी का है, आप जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। देखिए पहला स्क्रीन क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो वो होगा डी, भाग 3 में। जैसे भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, उसी तरह भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार की बात की गई है। ये तो हम जानते हैं। और चलिए अनुच्छेद भी जान लेते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछेगा, सवाल कैसे पूछेगा ये जानिए। मौलिक अधिकार जो है, अधिकार जिसे कहते हैं, मौलिक अधिकार का उल्लेख आपको बताइए किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भाग कौन सा है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो एक सवाल और बनता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो हमारे अमेरिका संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। ठीक है, तो अधिकार पत्र होना चाहिए, बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए, जो अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। लिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो क्या नहीं किया गया? सूचना का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। नहीं तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया गया है, लिंग समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, ये सब दिया गया अधिकार, लेकिन आपको सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अब चलिए जानते हैं डिटेल के साथ। तो सूचना का अधिकार जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मूल अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। तो ये तो क्लियर हो गया। यह एक जो है विधेयक अधिकार है। कौन? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? विधेयक अधिकार है। ठीक है, लीगल राइट्स है, समझ गए, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। तीसरा प्रश्न क्या है? सुनिए। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का मतलब समानता के अधिकार का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, समता का अधिकार की बात करेंगे तो अब सोचिए, मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है। ठीक है, और 32 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप जानते हैं, जिसमें 14 जो है आपका अनुच्छेद जो 14 है आर्टिकल, वो समानता के अधिकार को बताता है। चलिए जानते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। मतलब अगर आपसे पूछेगा समानता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, उसमें बताइए कहां से कहां तक की आर्टिकल की बात कही गई है? तो 14 से 18 तक की बात कही गई है, जिसमें समानता का अधिकार की बात कही गई है। अब देखिए आर्टिकल 14 के अनुसार अगर देखें, मतलब अनुच्छेद 14 के अनुसार देखें, तो राज्य नागरिकों को जो है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, याद रखना है, से या विधियों के समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से जो है वंचित नहीं करेगा। तो इससे वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी विधि के समक्ष जो समानता होता है, मतलब इक्वलिटी की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है, या विधियों के समान संरक्षण की बात करें, तो प्रोटेक्शन की बात करें, तो इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके तहत है, मतलब आर्टिकल 14 के तहत है, समझ गए। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो वो है डी, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है, ये जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। तो आपसे पूछेगा अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल बताइए, तो आर्टिकल 17 में उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उससे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की, ठीक है, निर्योग्यता मतलब डिसएबिलिटी को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता मतलब अपराध, अस्पृश्यता मतलब अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो याद रखना है, अस्पृश्यता अधिनियम कही 1955 या अपराध अधिनियम 1955 ये लागू किया गया था इसी के कारण। ठीक है, क्या आगे बात करते हैं, वर्ष 1976 की बात करते हैं, 1976 की बात करते हैं। 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया। मतलब जो आप देख रहे हैं अपराध अधिनियम 1955 देख रहे हैं, वो वर्ष 1976 में क्या हुआ, मतलब 1976 में क्या हुआ, इसको संशोधन कर दिया गया। संशोधन करके क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। 25वें प्रश्न का बात करें, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सी, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत जो है आपको सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 17 में क्या पढ़े? अस्पृश्यता, यहाँ दिया हुआ उपाधियों का अंत, तो यही तो गलत है ना, सम्मिलित नहीं है। तो 14 देखिए, विधि के समक्ष समानता एकदम समानता है। 16 अवसर का समानता एकदम सही है। अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति, ये सब है, सैन्य जो सैनिक है उनकी उपाधि की अनुमति है, तो इसमें सी जो है आपका नहीं है। चलिए जानते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में मतलब अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन का प्रावधान किया गया है, जो कि हम जानते हैं। जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उपबंध किया गया है। देखिए सैन्य उपाधियों का अनुमति मिला है, ठीक है, ये जान लीजिए, लेकिन उपाधियों का अंत भी 18 में ही हुआ है, अनुच्छेद 18 में जो उपाधि ले लेते थे लोग। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से जो है प्रतिबंधित करता है। मतलब अगर कोई मान लीजिए सैन्य है, सैन्य हो गया, अकादमी हो गया, वो सब अगर उपाधि दे रहा है तो वो उचित है, सही है। ठीक है, छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार एक नहीं है, तो 12 से 35 तक में आपको अगर याद है तो बताइए इसमें से कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया था, ये आप जानते हैं, है ना। यही नहीं है मौलिक अधिकार, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब तो है ही। चलिए जान लेते हैं इसमें क्यों। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19
पहले देखिए संपत्ति के अधिकार जो था अनुच्छेद 19 में था, ठीक है? अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में एवं अनुच्छेद जो 31 देख रहे हैं, अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया। इसलिए आप देखते हैं 12 से 35 था, आप जानते हैं जिसमें से 31 का बात नहीं किया गया, डायरेक्ट 32 का बात किया गया। जो अनुच्छेद का वो भी एक भाग हटाया गया, ये भी जान लीजिए अनुच्छेद 31 की सूची से हटा दिया गया है, किसको? संपत्ति के अधिकार को। अब वर्तमान में ये संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 क में जो है चला गया है, मतलब 300 क में जुड़ा हुआ है। और 300 क के अंतर्गत क्या हुआ कि विधिक अधिकार बन गया, मतलब 300 क जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये विधि अधिकार में हो गया संपत्ति का अधिकार। ये हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। चलिए, तो अब तो भूलिएगा नहीं। सवाल अगर पूछे कि 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या हुआ, संपत्ति का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा के आपको विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद किस में चला गया? 300 क में चला गया। 31 अनुच्छेद हट गया था, ये आप जानते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो बी, भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, समझ गए? लेकिन याद रखना है, लेकिन शकाल, ठीक है, शकाल पेपर्स बनाम भारत संघ मामले जो 1961 में आया था, मतलब शकाल पेपर्स और भारत संघ के बीच में ये विवाद है, जो कि 1961 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 के 1 के क में, देख रहे हैं, आर्टिकल 19 के 1 के क में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। मतलब भाषण की स्वतंत्रता आपको निहित है, वाक्य मतलब भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, ये जरूर रखना है। और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भी जान लीजिए, जो हम लोग हैं उसी तरह। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 1 के क के अंतर्गत ही शामिल है। बताइए इसका आर्टिकल कौन सा है? 19 के क, 19 के 1 के क में है, ठीक है। अगर प्रेस की स्वतंत्रता बताइए कौन सा आर्टिकल में है? तो 19 के 1 के क में है। 8वें प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर आर्टिकल 19 की बात करें प्रदान करता है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जो है प्रदान करता है। बात ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में याद रखना है, नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान है, जिसमें अभिव्यक्ति तो इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन करने का भी आपको अधिकार है, संघ बनाने का भी है, अबाध संचलन करने का भी है, निवास का भी और व्यापार का भी आपको आर्टिकल 20 देता है। 6 प्रकार का हुआ कि नहीं स्वतंत्रता प्रदान? अब जब व्यापार कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं कहीं भी, तो है। चलिए, प्रश्न यह है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 20 के 3 में है, मतलब अनुच्छेद के 20 के 3 में है, ठीक है, 20 के 3 में है, आप जानते हैं। तो चलिए कैसे, तो देखिए, संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी को जो है विटनेस जो बनते हैं उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं। जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। सोच रहे हैं, मतलब 20 के 3 में आपको यह प्रदान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अगर अभियुक्त व्यक्ति है को स्वयं के विरुद्ध अगर गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो बाध्य नहीं माना जाएगा। क्या बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है, ठीक है, समझिए। और अनुच्छेद 22 में जान लीजिए, अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 में 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलें। ये 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है, हम अच्छे से जानते हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं। तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स है, किसके अनुसार? आर्टिकल 21 के अनुसार, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास एवं निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 11वां प्रश्न सुनिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों मतलब शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो वो है बी, मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 के क, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 के क आर्टिकल 21 के क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा शामिल किया गया है? 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2010 से जो है प्रभावी हुआ था। समझ गए? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 दिख रहे हैं वो पारित किया गया और ये जो प्रभावी आया लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 12वां प्रश्न क्या है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो वो है हमारा 24, आर्टिकल 24 मतलब अनुच्छेद 24, है ना, अनुच्छेद 24। क्लियर हो गया? और जल्द ही बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, तैयार रहिएगा।
चलिए तो थोड़ा डिटेल पे बात करते हैं। देखिए आर्टिकल जो 24 है, 24 है, तो अनुच्छेद जो 24 है, बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। क्या करता है? प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार क्या होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, ठीक है? कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल जो 24 है, बालकों के लिए है। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा अगर कोई कारखाना में या खानों में, मतलब माइंस में या जोखिम कोई कार्य कर रहा है, तो उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 24 के तहत कहा गया है। और बात करते हैं तो देखिए 2 जून 2017 को 2 जून 2017 को बाल श्रम, जिसे हम निषेध और विनियमन, ठीक है, याद रखना है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017, ये जो 2017 देख रहे हैं, के अनुसार क्या हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अगर 14 वर्ष के बच्चे कहीं भी काम करते हुए दिखे तो समझिए केस हो सकता है, तो इसलिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। मतलब 14 से 18 के बीच जो बच्चा है, मतलब 14 से 18 वर्ष का जो बच्चा है, उसको अगर मान लीजिए किशोरावस्था में आ जाता है, तो अगर खतरनाक व्यवसाय कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध है। ये आर्टिकल 24 के तहत। 13वां प्रश्न है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। मतलब किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता जो है, अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 27 के तहत, मतलब अनुच्छेद 27 के द्वारा। कैसे? तो चलिए जानते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य जो है कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। चलिए 14 प्रश्न है। तो 14 प्रश्न क्या था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्य, मतलब अधिकार है और कर्तव्यों दोनों है, और भी बताइए ये जो खाली जगह देख रहे हैं वहां पे क्या होगा। तो वहां पे देखिए अधिकार और कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं, ये सही है। समझिए, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं, ये आंसर इसका सही होगा। रिक्त स्थान को पूर्ति करना था। अब चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ज्यादा नहीं है। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की जो सीमा है, सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। समझ गए? अतः अधिकार कर्तव्यों को जो है अनुदेशित करता है। 15वां प्रश्न है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो विवाद जो है ऑप्शन नंबर 1, गोलकनाथ बनाम पंजाब, मतलब गोलकनाथ और पंजाब राज्य के बीच जो है ये विवाद हुआ था मूल अधिकारों से संबंधित। आप जानते हैं। और कब? तो 1967, मतलब 1967 की बात हो रही है। तो 1967 में गोलकनाथ और पंजाब राज्य के बीच ये हुआ था। चलिए हम चलते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बीच विवाद हुआ था 1967 में, 1967 में, जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, इन दोनों के विवाद में क्या हुआ? गोलकनाथ और पंजाब राज्य के बीच जो विवाद हुआ था 1967 में, उसमें मूल अधिकार से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद का मौलिक अधिकारों से संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये आप जान के अब आगे भी क्या होता है कि एक केशवानंद आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, मतलब केशवानंद भारती है और केरल राज्य के बीच ये विवाद हुआ था 1973 में, मतलब 1973 में। ठीक है, समझ गए ना? तो आपसे अगर पूछे कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। वहां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है कौन सा? तो ये है बी, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका विदेशी नागरिकों से प्राप्त नहीं है। चलिए सुनिए, भारत में अधिकांश मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों से भी प्राप्त है, जैसे विधि के समक्ष समानता, ये भी विदेश से ही विदेशी नागरिकों से लिया गया है। ठीक है, तो विधि से समझ समानता जो कि अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध, ठीक है, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो कि अनुच्छेद 20 में इसकी चर्चा है, मतलब आर्टिकल 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में है। आप जानते हैं बच्चों के लिए है ये 24, 23 और 24, मतलब शोषण के विरुद्ध है। और है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, ये 25 आर्टिकल, 26, 27, 28, ये सारे अनुच्छेद में जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये क्लियर हो गया? परंतु कुछ मूल अधिकार की बात करते हैं, तो आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल जो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मतलब जो आप अभी पढ़े विदेशी नागरिकों को, तो 14 विदेशी नागरिकों के जो है प्राप्त है। और अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये जो है जितने भी आर्टिकल आप देखें, ये आर्टिकल विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। लेकिन कुछ मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जिसमें 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 19 आर्टिकल, 29 और 30, मतलब 15, 16, 19, 29, 30, ये सब जो आर्टिकल है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में, मतलब आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 29, 29, आर्टिकल 29 में। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा ध्यान देना होगा। सिर्फ सुन लीजिए, इसमें
क्योंकि थोड़ा-सा फ़ोटो इसका बढ़िया नहीं आया। चलिए बढ़िया सिर्फ़ सुनिए। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब आपसे पूछेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में कौन से अनुच्छेद में चर्चा है? मतलब आर्टिकल में तो 29 में। जिसके अनुसार जो है भारत के राज्य क्षेत्रों में या उसके किसी भाग के निवास या नागरिकों मतलब अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। ये बस इतना जान लीजिए। चलिए तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? 18वां क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया था 1976 में, मतलब 1976 में। विधान का अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 आप जानते हैं शोषण के अधिकार से संबंधित है। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम, ठीक है, बलात्श्रम, दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अब बात करते हैं, देखिए जैसे आर्टिकल 23 हम पढ़ लिए, इतना तो मैंने पढ़ लिया, ऐसे ही पढ़ लिया, इसको हम हटा देंगे, है ना? तो ध्यान से सुनिए कि अगर मान लीजिए आर्टिकल जो 23 है, ठीक है? आर्टिकल 23 में जो कि शोषण के अधिकार से संबंधित है, आप अच्छे से जानते हैं 23, 24 जिसमें 23 की बात हो रही है, जिसमें क्या है कि मानव के दुर्व्यवहार हो रहा है। दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम जो होता है बालक से है, बलात्श्रम उसी को बोलते हैं, का प्रतिषेध करता है। क्या करता है? प्रतिषेध करता है, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है लागू किया गया है। इसके द्वारा लागू किया गया मतलब रोका गया है कि ये होना गलत है। आगे बात करते हैं, इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है? अनुच्छेद 35 के क में बात करते हैं, पूरा ऐसा अनुच्छेद 35 मतलब आर्टिकल 35 का के 2 में, ठीक है, के अनुसार जो है संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, ठीक है, दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। मतलब भाग 3 मतलब कौन? भाग 3 में कौन है? मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के अधीन जो अपराध घोषित किए गए हैं, जो अपराध घोषित हो गए हैं, उनके लिए दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है कि मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई है? तो 1980 में प्रस्तुत की गई थी मंडल आयोग द्वारा, ठीक है? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए दिसंबर 1978 को मतलब 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मंत्री बीपी मंडल, ठीक है, पूर्व मंत्री थे बिहार के बीपी मंडल, जिसे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल पूरा नाम इनका है, ठीक है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि उस समय कौन किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। बिहार के कौन मंत्री थे? पूर्व मंत्री विपिन मंडल। विपिन मंडल का अध्यक्षता में क्या हुआ? पिछड़े वर्ग आयोग की गठन किया गया। क्लियर हो गया? कब? तो 20 दिसंबर 1978 को। चलिए, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 12 दिसंबर 1980 को, मतलब 12 दिसंबर, ठीक है, 1980 को जो है प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए जो है 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। समझ गए? तो 12 सितंबर 1980 को यह प्रस्तुत किया गया था। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। 20वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 33 में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 33 में। या देखिए, प्रतिबंधित किया जा सकता है। मान लीजिए, आगे चलिए इसके बारे में जानकारी खुद ही ले लेगा। तो सुनिए, संविधान का अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 संसद को यह शक्ति जो है प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसी एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। 21 क्वेश्चन नंबर है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है? मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहते हैं, तो आप जानते ही हैं। चलिए, तो जानिए कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है। देखिए, आपातकाल के दौरान अगर मूल अधिकारों का अगर निलंबन करना है, मतलब रोकना है, बंद करना है, हटाना है, तो 2 प्रकार से ही हो सकता है। पहला आपको अनुच्छेद 358 आर्टिकल 358 के तहत, ठीक है, अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो, तो अनुच्छेद 19 के मतलब अनुच्छेद 19 में आर्टिकल 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है। मतलब अगर युद्ध हो रहा हो या बाहरी आक्रमण हो रहा हो, तो इसमें क्या होगा? क्या कुछ स्वतः निलंबित हो जाएगा मूल अधिकार, आर्टिकल 19 में उल्लेखित है इसके बाद। अब है आर्टिकल 359, 358 में तो जान गए। अब 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को जो है छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के जो है अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। मतलब 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार का 20 और 21 जो आर्टिकल है उसको छोड़कर राष्ट्रपति सभी का जो मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं। मूल अधिकार का परिवर्तन वो निश्चित ही करेंगे। 22 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो ये डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है, ठीक है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का, याद रखिएगा, अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार में 32 है ना, आर्टिकल मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 है और संवैधानिक उपचारों का है अधिकार प्रदान किया गया है, आप जानते हैं। अब देखिए 32 की बात करते हैं तो फिर से पढ़ लीजिए। आर्टिकल 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। सोचिए, ये शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। आर्टिकल 32 के द्वारा अगर नागरिकों का मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात की जाए या संरक्षण की शक्ति की बात करें तो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, इसलिए सब लोग तो जाता है। अब चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, ठीक है, क्या कहा है? मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहे हैं अनुच्छेद 32 को? हृदय एवं आत्मा, ठीक है, कहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। और चलिए, जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
मतलब आर्टिकल 32 के तहत 2 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की जो है रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले तक सीमित है। अनुच्छेद 226 मतलब 226 के अंतर्गत 26 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित हैं। समझ गए? अनुच्छेद 226 के अगर देखें हम लोग, अनुच्छेद 226 की बात करें, इसके अंतर्गत क्या है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता में जो अगर अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित किए गए हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। समझ गए? अब देखिए बात करते हैं और क्या, न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो उच्चतम न्यायालय जो है हमारा 5 प्रकार की रीट जारी करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जरूर ध्यान रखना है। परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा यानी कि अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट, ये जो है 23 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी रीट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्ग क्या है, मतलब स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, तो कौन है? तो ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है जुड़ा हुआ है। चलिए तो हम आगे जानते हैं इसके बारे में क्या है भाई, आगे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ अगर आपसे पूछे तो व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करूं, तो देखिए इसका अर्थ ही होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ही होता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करूं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। समझ गए? मतलब उच्चतम न्यायालय जो है 32 आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा क्या करेगा, जो अवैध रूप से जो रह रहे हैं व्यक्ति उसको छोड़ने के लिए आदेश दे सकता है। यही बंदी प्रत्यक्षीकरण से जुड़ा हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य है, कौन सा एक सत्य है बताइए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 ही आपको सत्य मिलेगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 ने जो है समर्थन किया था, मतलब नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था मूल अधिकार को शामिल करने में। ठीक है, कब? 1928 में, मतलब 1928 रिपोर्ट के हिसाब से याद रखना है। चलिए 1928, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के माध्यम से जो है किया गया था। मतलब मोतीलाल नेहरू द्वारा ये किया गया था मूल अधिकार को सम्मिलित करने का, ये जान लीजिए। और नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के माध्यम से, ये ध्यान रखना, इसलिए ऊपर बोला मैंने। चलिए क्लियर हो गया। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, 25 क्वेश्चन नंबर है कि निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? कितना दिन तक? तो बस 3 माह तक, मतलब 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, मुकदमा चलाए बिना। ठीक है, चलिए आगे। संविधान के अनुच्छेद 22 के 4, ठीक है, आर्टिकल 22 के 4 में, ठीक है, तो अनुच्छेद 22 के 4 के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक, मतलब 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। मतलब फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है, फिर उनको जरूरत है। 26 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है बताइएगा। मतलब राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा नेशनल जो फ्लैग है वो फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, मतलब आर्टिकल 19 के 1 के क के अनुसार ये सम्मिलित किया गया है। मतलब आर्टिकल 19 की बात कर रहा है, 19 के 1 के वो भी क में। ठीक है, इसमें इसकी चर्चा की गई है, सम्मिलित की गई है, क्या फहरा सकते हैं। चलिए कैसे जानते हैं। तो देखिए नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, नवीन जिंदल और भारत संघ के बीच विवाद हुआ था। तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 का है। 4 में मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर, निजी मतलब हम लोग भी फहरा सकते हैं, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो हम लोग भी झंडा फहराते हैं कि नहीं, घर पे लगाते हैं, ये सब हम लोग का मौलिक अधिकार है। ये कब हुआ था? तो 2004 की बात है, मामला हुआ था एक उच्चतम न्यायालय में, जो कि नवीन जिंदल और भारत संघ के बीच हुआ था। अब प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? फिर तो सुनिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है बताइए। तो ये जो 13 अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार से है, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 से 35 तक आर्टिकल जो है वो हमारा मौलिक अधिकार का है। तो 13 का ही चर्चा हो रहा है ना, तो मौलिक अधिकार का ही है। चलिए जानते हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार संघ या राज्य द्वारा बनाए गए ऐसे कोई भी कानून जो भाग 3 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो वह कानून शून्य होगा, या कानून को जिस मात्रा तक उल्लंघन करते हो उस मात्रा तक शून्य होगा। समझ गए? अगर आर्टिकल 13 में ये है कि अगर मान लीजिए संघ या राज्य द्वारा कोई कानून बनाया गया, ठीक है, अब भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार का अगर मान लीजिए अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो ये कानून जो है शून्य माना जाएगा, फिर दोनों का नहीं माना जाएगा, संघ और राज्य का बनाया हुआ कानून शून्य हो जाएगा। बस इतना ही जान लीजिए। 28वां प्रश्न क्या है?
सुनिए, 28वां प्रश्न है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? बताइए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ये मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। बस इतना ही जान लीजिए, ये सही है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान जो है समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब 14 के तहत भाग 3 में, ठीक है। विधि के नियम का आशय सभी के लिए कानून, मतलब सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो देता है बी अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 देता है। कौन देता है? आर्टिकल 21 देता है। गैर सरकारी संगठन था जिसका नाम शक्ति वाहिनी है। तो शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के जीवन साथी चुनने के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया। बात करते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही विदेश भ्रमण का भी अधिकार निहित है। तो 21 के अनुसार विदेश भ्रमण का भी आपको अधिकार मिला है, जिसका उल्लेख जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद के अंतर्गत किया गया है। कब? 1978 में। 1978 के अंतर्गत ये हुआ था, जो कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के अंतर्गत, मतलब भारत संघवाद के बीच विवाद था। क्लियर हो गया? चलिए तीसवां प्रश्न की बात करते हैं। तीसवां क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? बताइएगा, शामिल किया गया था। तो वो है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य, मतलब आंध्र प्रदेश सरकार और उन्नी कृष्णन के बीच ये विवाद हुआ था, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आज बात करते हैं। तो सुनिए, उन्नी कृष्णन और, याद रखिए, उन्नी कृष्णन और अन्य, देखिए उन्नी कृष्णन भी थे और अन्य लोग भी थे। ठीक है, तो उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद में जो है 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को नागरिक के शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया। मतलब 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ठीक है, कब यह हुआ था? जब उन्नी कृष्णन और आंध्र प्रदेश राज्य के विवाद हुआ था। हाँ, 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, वही मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है, 86 में जो संविधान संशोधन है, मतलब 86 संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 है, 2 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21 के क जोड़ा गया। ये जान लीजिए कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मतलब निःशुल्क तो शिक्षा हो गई, लेकिन अनिवार्य भी शिक्षा है 6 से 14 वर्ष का। तो ये भी जरूरी था। तो सही है। चलिए, तो पूछेगा ये किसके क जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन? 36 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002। चलिए, 31वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 31 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो वो करता है सी, पारसियों को नहीं करता है। क्लियर हो गए? अब चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के 2। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के 2 के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख को शामिल किया गया है। मुस्लिम, पारसी, ईसाई आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मतलब आपको मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, ये आपको इसके अंतर्गत नहीं होंगे, लेकिन बुद्ध, जैन और सिख ये जो है हिंदू के अंतर्गत सम्मिलित है। बस समझ गए? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। 32 क्वेश्चन नंबर है और अंतिम क्वेश्चन है ये मौलिक अधिकार का। तो सुनिए, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही काला अनुक्रम चुनिए। मतलब काला अनुक्रम चुनिए, बताइए। तो देखिए, इसका चुनने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको सही उत्तर चयन करना है ना? तो देखिए, आपको आंसर डायरेक्ट मैं दे देता हूँ, डी होगा, सॉरी सी होगा। कैसे? तो एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के बीच हुआ था, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हुआ था, उसके बाद बी नंबर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। ये सब मौलिक अधिकार से जो है निर्णय हुआ था। एक है मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ। तो चलिए इसके हम डेट याद रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेट पूछता है। तो सुनिए, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, याद रखिएगा। तो ए के गोपालन और मद्रास राज्य के बाद विवाद जो है जो शुरू हुआ था वो 1950 में हुआ था, मतलब 1950 में हुआ था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर, 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। केशवानंद, इसके बाद तुरंत केशवानंद भारती इसी के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मतलब इन दोनों के बीच, केरल राज्य और केशवानंद भारती के बीच उच्चतम न्यायालय में ये विवाद हुआ था, जो कि 1973 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय में मिनरवा मिल्स और भारत संघ के बीच विवाद हुआ था, वो भी 1980 में, 1980 में। क्लियर हो गया? 1980 में। तो ये सब डेट आपको याद रखना होगा। कहते हैं जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं जल्दी।